नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आरोपियों के कानूनी अधिकार के बारे में। आज हम आपको गिरफ्तार व्यक्तियों के हक के बारे में बताएंगे। भारत के संविधान के तहत एक आरोपी व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार हैं। ये अधिकार सभी को दिए गए हैं, भले ही किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप ही क्यों ना लगाया गया हो। जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कुछ अधिकार मिलते हैं। पुलिस किसी को मनमर्जी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसे गिरफ्तारी के बाद पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनानी होती है, वरना गिरफ्तारी गैर कानूनी मानी जाती है, जिसमें पुलिस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करती है तो ये न सिर्फ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 में दिए गए मौलिक अधिकारियों के लिए भी खिलाफ है। ये तो थी कुछ गिरफ्तार से जुड़ी व्यक्ति के हक से बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता शिवम सिंह जी। शिवम जी, आरोपी के हक से जुड़े तमाम कानूनी पहलू की जानकारी आज हम तक पहुंचाएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612796 इसके अलावा एक और अन्य नंबर है 0120612796। इन नंबर्स पर कॉल करके आप आरोपी के हक से जुड़ी तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीफोन लाइंस खुल चुकी है, नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, गिरफ्तारी के तुरंत बाद की जो कानूनी प्रक्रिया है वो क्या है। मसलन सीआरपीसी की धारा 41B के मुताबिक पुलिस को अरेस्ट मेमो तैयार करना होगा, जिसमें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की रैंक, गिरफ्तार करने का टाइम और पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त प्रत्यक्षदर्शी के हस्ताक्षर भी शामिल होते हैं। जी शुक्रिया इसको शो पे रखने के लिए। आपके सवाल का जो जवाब है वो है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस अभियुक्त के पास कुछ कानूनी हक रहते हैं। इस हक में रहता है कि पहले उस आदमी का सर्च कर लिया जाए। इसका कारण ये होता है कि पुलिस बाद में किसी के ऊपर डाल ना सके, और उसी समय जब सर्च किया जाए तब एक इन्वेंट्री या सीजर लिस्ट बना ली जाए, ताकि उस समय पता चल जाए कि आदमी के पास क्या क्या बरामदगी हुई है जी। और ये जो चीज जब्त की गई है या ये जो चीज की सूची बनाई गई है, इसका अधिकार रहता है अभियुक्त को प्राप्ति के लिए, ताकि वो आगे चलकर अपना डिफेंस और अपनी कानूनी कार्रवाई को ढंग पे कर पाए जी। ना कि इस तौर पे कि आपने ये कहा हमने ये कहा। तो इसका एक बहुत ही ज्यादा अनिवार्य कारण रहता है। और दूसरा चीज जो रहता है कि काफी बार कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे अभियुक्त के ऊपर कुछ इश्यूज लगाए जाते हैं या कुछ चीजें बोली जाती है कि उन्होंने क्या मारपीट की है या वो शराब के नशे में धुत होकर कुछ काम कर रहे थे। तो उस समय ये अपना जो है चीज को कर सकते हैं, बोलते हुए कि ये हमसे जो सीजर हुआ है या ये हमारा जो एग्जामिनेशन होना है वो मेडिकल ऑफिसर से किया जाए, और अगर ये अभियुक्त कोई वुमन है तो उनका लेडी मेडिकल ऑफिसर से, क्योंकि इस चीज का भी आगे चल के बहुत महत्व रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने जानकारी दी है कि क्या कुछ प्रोसेस होता है, जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या होती है, क्योंकि हर एक के अपने कानूनी अधिकार हैं और उन अधिकारों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसी को लेकर आज हम आरोपी के हक से जुड़ी जो बुनियादी जानकारी है, जो उसकी कानूनी जानकारी है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, कितना जो है इसमें गिरफ्तार की टाइमिंग से लेकर और जो पुलिस अधिकारी की रैंक है वो सब मान्य रखती हैं। जमानत के जो अधिकार हैं, जमानती की वो क्या होते हैं, गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत से जुड़े जो हक हैं, जो अधिकार हैं वो क्या क्या होते हैं, ये सब जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत अहम है, ताकि इन सब का किसी तरह से कोई दुरुपयोग ना हो, आपको पता हो कि कौन सा अधिकार आपके लिए सही है। गिरफ्तार व्यक्ति की कानूनी मदद से जुड़े जो कानूनी प्रावधान है वो भी हम आपको आज बताने वाले हैं। इसके अलावा जमानत के अधिकार क्या होते हैं। देखिए,
आरोपी के हक से जुड़ी कोई भी कानूनी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि उनके भी अधिकार होते हैं, उनके भी हक होते हैं। यानी कि जब तक उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो सारे जो अधिकार हैं, सारे हक हैं, उसको पाने के लिए काबिल रहते हैं, वो उसको हक को पा सकते हैं। तो जमानत के क्या अधिकार होते हैं, अग्रिम और जो सामान्य जमानत है वो क्या है, और गिरफ्तार किया गया व्यक्ति की मेडिकल जांच भी होती है, वो मेडिकल जांच की पूरी जो प्रक्रिया है वो हम आप तक आज पहुंचाएंगे। और आखिरकार क्या कुछ अधिकार होते हैं किसी भी आरोपी के, यही बताने के लिए हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, गिरफ्तार व्यक्ति की कानूनी मदद से जुड़े जो प्रावधान हैं उसके बारे में बताइए सर, क्या प्रावधान है उनके कानूनी? जी, इसमें सबसे मुख्य प्रावधान जो होता है वो धारा 22 में एक सा होता है, धारा 22(1), जिसमें किसी भी व्यक्ति को कानूनी सलाहकार का अधिकार रहता है और वो उससे विमर्श कर सकते हैं। इसको कहा जाता है राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर। इसका कारण ये है कि काफी बार ये जो कानूनी प्रक्रियाएं रहती हैं इसमें कुछ ऐसे दावपेच रहते हैं जिसके बारे में एक आम आदमी को जानकारी नहीं रहे, तो अपना डिफेंस रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए वो जरूर एक कानूनी सलाहकार से इसके बारे में विमर्श कर सकता है, इसके बारे में चर्चा कर सकता है। और आर्टिकल 21 जो धारा 21 है संविधान की, उसमें लीगल एड जो होता है या कानूनी मदद जो होती है उसको एक फंडामेंटल राइट माना गया है जी। और उस अनुसार ये रहा है कि कोई भी आदमी आर्टिकल 21 धारा 21 के कारण लीगल एड प्राप्त करने के लिए उसको सरकार से एक हक है। ठीक है, बिल्कुल शिवम जी, ये आपने बताया। अगर हम जमानत के अधिकारों के बारे में बात करें और उसमें जो अग्रिम और सामान्य जमानत है वो क्या प्रक्रिया होती है, क्या इसमें समानताएं हैं, किस तरह से विभाजित किया जाए इन सबको? देखिए, इसको आप दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक होता है एंटिसिपेटरी बेल। ये तब होता है कि जब आप तो पुलिस ने पकड़ा नहीं है और आप पुलिस के पकड़े जाने के पहले अगर आप किसी आरोप के कारण संदिग्ध व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस अधिकार का। और आप बोल सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं बोलते हुए कि मुझको एंटिसिपेटरी बेल दे दी जाए, क्योंकि अगर मुझको एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी गई तो पुलिस मुझको पकड़ लेगी और बेफिजूल मुझको जेल जाना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का होता है। दूसरे तरीके का होता है कि रेगुलर बेल, जिसमें कहा जाता है कि पुलिस ने आपको हिरासत में भले ही ले लिया है, लेकिन अभी आपका ट्रायल चल रहा है, अभी आपकी केस की कार्यवाही चल रही है, और जब तक केस की कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है तब तक कोई लाभ नहीं रहेगा आदमी को जेल में रख के। क्योंकि एक बार अगर कोर्ट की कार्यवाही के बाद आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया तो आपने जो वक्त जेल में या कालकोठरी में बिताया है वो आपको वापस नहीं मिल सकता है। और इसके कारण आपको जेल के बाहर रखा जाए ताकि आप बाहर रह के अपने अधिकारों के अनुसार अपना डिफेंस प्रस्तुत कर सके, और मूल रूप से आपको जेल के बाहर रहने का अधिकार है। क्योंकि जो कुछ भी न्यायपालिका ने कानूनों को इंटरप्रेट किया है उसके हिसाब से बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। तो ये एक बहुत विशेष प्रावधान है। ठीक है, अब गिरफ्तार के व्यक्ति की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या मेडिकल जांच भी होती है, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, क्यों मेडिकल जांच होना बड़ा अनिवार्य है? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है, और सेक्शन 54 CRPC उसके तहत मेडिकल जांच का प्रावधान है। मेडिकल जांच का प्रावधान जो है उसका लाभ पुलिस को भी होता है और अभियुक्त को भी होता है। अभियुक्त को इस तरीके से हो सकता है कि मान लीजिए किन्हीं ने उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का या सेक्सुअल ऑफेंस का केस किया है, और अगर वो इस मेडिकल जांच से प्रूव कर पाए कि वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं थे या उन्होंने एक यौन उत्पीड़न में हिस्सा ही नहीं लिया है,
तो फिर उनको लाभ मिलेगा। और कभी कभी इसका इस्तेमाल पुलिस भी कर सकती है, क्योंकि बोलते हुए कि जैसे कि मान लीजिए किसी को पकड़ा है और वो नशे में धुत पाया गया है, पुलिस को आगे चल के इस चीज को साबित करना कि वो आदमी नशे में धुत था या नहीं, इसके लिए तब तक वो नहीं कर पाएगी जब तक उस समय उसके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं हो बोलते हुए कि ये आदमी ने शराब का सेवन किया था। तो उस समय मेडिकल रिपोर्ट का एक बहुत अहम प्रक्रिया और एक बहुत अहम रोल हो जाता है। जी शिवम जी, गिरफ्तारी के बाद कितनी देर तक पुलिस हिरासत में रख सकती है, और उस समय सीमा के खत्म होने के बाद अब पुलिस की जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वो किसी के प्रति क्या बनती है? देखिए, आपका सवाल दो पार्ट में है, तो मैं उस तरीके से जवाब देता हूँ। पहला तो कि कितने वक्त तक रख सकती है, वो संविधान में ही उसका प्रावधान है कि 24 घंटे तक ही रख सकती है, और 24 घंटे के अंदर ही अंदर इसको मैजिस्ट्रेट के सामने, और ये सीआरपीसी में भी है, मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। इसमें रीजन ये है कि वो जो है पुलिस अपना ऐसा नहीं कर सकती है कि किसी को बहुत देर तक रोके रखे और उसको मार पिटाई करके किसी तरीके से हानि पहुंचा दे। तो जब लॉ बन रहे थे तो उसमें ये चीज के लिए बहुत ही अहम इस पे गौर किया गया था, बोलते हुए कि जैसे ही किसी को पुलिस अरेस्ट करे, मैजिस्ट्रेट के पास उसको तुरंत 24 घंटे में पेश करे। और दूसरा आपका सवाल कि पुलिस कितने समय तक किसी को रख सकती है, डिटेंशन का पीरियड ज्यादा से ज्यादा 15 दिन हो सकता है, और इसको अगर अवकाश को अगर बढ़ाना हो तो इसका अधिकार मैजिस्ट्रेट को है, और इसके लिए पुलिस को वापस जाके मैजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ती है कि ये डिटेंशन पीरियड को बढ़ाया जाए। ठीक है। अब अगर बात करें शिवम जी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराधों की, तो उस मामले में गिरफ्तार व्यक्ति के जो अधिकार हैं, हक की अगर हम बात करें तो वो क्या आते हैं? देखिए, अगर ये इशू देखा जाए कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, पहले तो हम समझ रहे कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें पुलिस किसी भी अभियुक्त को कस्टडी में ले सकती है या अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, क्योंकि इसमें जिस तरीके से इस चीज को देखा गया है वो है कि ये ऑफेंसेस इतने ज्यादा संगीन है कि इसमें पुलिस को कोई एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं करनी है और पहले हिरासत में ले आगे प्रक्रिया को बढ़ाए। तो ये उस तरह के ऑफेंसेस हो गए। इसमें जो दूसरा आपका सवाल है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है उसमें क्या है, तो वो है कि इसमें पुलिस को मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी इन्वेस्टिगेशन को चालू करने के पहले या जांच पड़ताल को चालू करने के पहले, क्योंकि इसका कारण है कि ये तरीके के ऑफेंसेस या ये तरीके के क्राइम्स जो है ये इतने संगीन नहीं है जिसका इम्पैक्ट या जिसका प्रभाव हर किसी को पड़ रहा है। और अगर पुलिस अपना काम इन चीजों में कर रही है तो वो मैजिस्ट्रेट से परमिशन ले ले कि ये इस तरह का केस बनता भी है जिसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, या ये आपसी सुलह के तहत ही मामला सुलझ सकता है। देखिए, जैसे ही केस पूरा हो जाता है, आरोपी के पास या अभियुक्त के पास दो तरीके के अधिकार हैं। चाहे तो अगर पुलिस उनके खिलाफ कोई केस पाती नहीं है तब तो वो उसी समय बरी हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस को एक रिपोर्ट दे दी गई होगी, क्लोजर रिपोर्ट, और उस हिसाब से मामला वहीं पे अगर मैजिस्ट्रेट उसको स्वीकार कर ले तो खत्म हो सकता है। तो पहला तो अधिकार वो हो जाता है। दूसरा अधिकार कि अगर मान लीजिए पुलिस ने एक ऐसा रिपोर्ट दिया जिसमें वो दिखाती है कि इस अभियुक्त का कुछ रोल रहा है या इस अभियुक्त ने कुछ कार्य ऐसा किया है कि जिसके कारण उनके ऊपर मामला चलना चाहिए, तब सीआरपीसी के तहत अक्यूज्ड के पास अलग अलग अधिकार हैं, जिसमें से एक अधिकार ऐसा है जिसमें अक्यूज्ड को उनके विरुद्ध जितना मटेरियल हो,
चाहे वो रिलाइड मटेरियल हो या अनरिलाइड मटेरियल हो, वो उनको प्रस्तुत किया जाए ताकि वो अपना डिफेंस ठीक तरीके से प्रस्तुत कर सकें। क्योंकि जब तक ये मटेरियल उनको नहीं मिलेगा तब तक उनको मालूम नहीं रहेगा कि किस सार पे, किस सारांश के अनुसार उनके विरुद्ध ये प्रक्रिया चल रही है। तो ये सीआरपीसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। ठीक है, अब अगर शिवम जी महिलाओं की गिरफ्तारी से जुड़े जानकारी लें कि उनकी गिरफ्तारी के संबंध में क्या दिशा निर्देश होते हैं, क्या पुरुषों से अलग गिरफ्तारी के नियम कायदे कानून है महिलाओं के? देखिए, सीआरपीसी में सेक्शन 46 सब सेक्शन 4 के अनुसार इसका जवाब मिलता है हमें कि कोई भी महिला को गिरफ्तार सनसेट के बाद नहीं किया जा सकता है और सूर्योदय से पहले नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट अगर बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो। और इसमें भी दो और चीजों पे हमें गौर करना होगा कि किसी एक मैजिस्ट्रेट की अनुमति चाहिए होती है इनको अरेस्ट करने के पहले, और दूसरा चीज कि अगर ये अरेस्ट हो रहा है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस अनिवार्य हो जाती है जी। तो ये काफी सारे प्रावधान बनाए गए हैं ताकि महिलाओं को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो उनके अधिकार भी किसी न किसी रूप से सुरक्षित रहें। ठीक है, अब जेल में अगर पारिवारिक मुलाकात के अधिकारों की बात करें तो वो क्या होती है सर? कितना समय मिलता है किसी भी जेल में कैदी को कि वो अपने परिवार वालों से मुलाकात कर सके, या क्या इसका पूरा नियम है? देखिए, ये नियम जो है ये राज्य अनुसार हर जगह पे थोड़ा बहुत अंतर इसमें होता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्राइम या लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो इस पे कोई एक सेंट्रलाइज तरीके का कोई यूनिफॉर्म रूल नहीं है। स्टेट अलग अलग थोड़े बहुत अंतर के साथ अपने रूल्स इस पे बनाते हैं। इसमें जो है क्योंकि कोई एक स्टैंडर्डाइज रूल नहीं है, आप अलग अलग स्टेट्स में देखिए पारिवारिक मुलाकातों के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जी। और इसमें जो है कोई कैदी इस चीज पे जोर नहीं डाल सकता है कि हाँ हमारा एक पूर्ण रूप से अधिकार है अपने परिवार से मिलने का, लेकिन अक्सर जेल मैनुअल जो हर स्टेट के होते हैं या प्रिजन मैनुअल जो हर स्टेट के होते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रावधान एक नरम तौर पे हर कोई बनाता है, क्योंकि वो भी इस बात को जानते हैं कि कैदी भी अल्टीमेटली इंसान ही है, तो उनकी भी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उनकी भी कुछ पारिवारिक स्थितियां हैं। तो इसके कारण जैसे अगर हम लोग देखें हाल में ही तमिलनाडु में कुछ रूल्स बनाए गए थे जिसमें सेंट्रल प्रिजन में जो कैदी थे उनको अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी गई थी 2 हफ्ते के लिए, ताकि वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का पालन कर सके। लेकिन ये हर जगह थोड़े बहुत अंतर के साथ इसका पालन होता है और ये कहीं कोई यूनिफॉर्म चीज नहीं है। ठीक, यानी कि स्टेट वाइज ये अलग होता है, जैसे आपने कहा कि कुछ थोड़ी थोड़ी इसमें भिन्नताएं होती हैं। अगर हम आगे बात करें निजता के अधिकार की शिवम जी, तो निजता का अधिकार और गैर कानूनी तलाशी के खिलाफ सुरक्षा के अधिकार के बारे में समझाइए जरा। जी, इसमें जो है कि हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि वैसे तो निजता को हमारे सुप्रीम कोर्ट तक ने 9 जजेस के बेंच से एक होल्ड किया है पुट्टस्वामी केस में कि निजता भी एक फंडामेंटल राइट है जी जी। और इसको उन्होंने आर्टिकल 21 में ट्रेस किया है। और इसमें अगर हम देखें कि किस तरीके से निजता का पालन होता है तो वो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो भी किस्म का एविडेंस कलेक्ट किया जाता है उसमें कोई ऐसा ठोस बार या कोई ऐसा ब्लैंकेट बैन नहीं है बोलते हुए कि जो एविडेंस आपने अवैध तरीके से प्राप्त किया है उसको कोर्ट नहीं देखेगा। कोर्ट ये समझता है कि अवैध तरीके से भी प्राप्त किया हुआ एविडेंस है, भले ही उसको कम वैल्यू दी जाए लेकिन उसको भी कुछ वैल्यू अवश्य दी जाती है। ठीक है,
एकांत कारावास की हम बात करें तो उसके विरुद्ध के अधिकार के बारे में भी समझाइए सर जरा, ये क्या है और किस तरीके से सॉलिसिटरी कॉन्फिडेंटमेंट के विरुद्ध अधिकार होता है ये? देखिए, एकांत कारावास या सॉलिटरी कंफाइनमेंट जैसे हम लोग उसको बोलते हैं, ये एक बहुत ही ठोस कदम रहता है और इसका प्रभाव जो है ये आदमी के न केवल शारीरिक स्वभाव पे पड़ता है बल्कि उसके मानसिक स्वभाव पे भी पड़ता है। इसलिए इसको जो है आसानी से कहीं पे भी दिया नहीं जाता है। इनफैक्ट आप अगर बाहर देखें तो यूएस में कुछ जगहों पे ऐसा भी कहा गया है कि एकांत कारावास आप अगर किसी को बहुत समय तक दे दें तो वो कंसिडर किया जाता है क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट, क्योंकि इसके कारण एक आदमी के मानसिक संतुलन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है कि वो ना किसी को देख सकता है, ना किसी से बात कर सकता है, ना किसी से कुछ चर्चा कर सकता है, ना विमर्श कर सकता है और इसके कारण मानसिक स्थिति आदमी की बिगड़ने लगती है। तो जेल अधिकारियों को भारत में भी ये अधिकार नहीं दिया गया है कि आप किसी को सॉलिटरी कंफाइनमेंट में अपने चुनने पर रख दें। आपको कोर्ट का निर्देश चाहिए और अगर आप उसको किसी को सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रख रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा एक ठोस कारण कि क्यों आप रख रहे हैं, कि कहीं एक आदमी, कहीं ये आरोपी बाकी लोगों के ऊपर तो कोई खतरा नहीं बन रहा है। बिल्कुल। क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है कि जो लोग एकांत कारावास में रहते हैं वो चाहे तो दूसरे लोगों पे खतरा बनते हैं और एकांत कारावास में रहने पे काफी बार खुद के ऊपर खतरा बन जाते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि क्या पूरी जो प्रक्रिया है वो रहती है, कैदियों के अधिकार, उनके क्षेत्र, उनके कानून क्या क्या हैं, किस तरह से वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शुभम जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक, किसी नए कानूनी अधिकार के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।